आप नेता हैं, आप लोग नेता हैं। जो लोग बाहर हैं आपसे बहुत आशा करते हैं। हम विनती करते हैं कि कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। सुनते हैं आप, ये कुर्सी जिसके लिए आप लड़ते रहते हैं वो लकड़ी का बना हुआ है और हम लोग हाड़ मांस के इंसान हैं। आप लोग झांकिए अपने अंदर और कुछ कीजिए। दोस्तों, वास्तव में यह डायलॉग फिल्म सूल का है, जिसमें नायक एक दृश्य में नेताओं की अंतरात्मा को झकझोरता हुआ बड़े ही मार्मिक तरह से अपने उद्गार व्यक्त करता है। परंतु वास्तविकता तो यह है कि यह फिल्म डायलॉग यथार्थ में और खास करके आज के परिवेश में भी उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और सार्थक हो गया है। तो दोस्तों नमस्कार, आज मैं अशोक झा ने भारत बोल रहा हूं। जी हां, आप सबकी मातृभूमि भारत, जिसे आप हिंदुस्तान या इंडिया जो चाहे कहते हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक विभिन्न संस्कृति, वेशभूषा, रंग, रूप, जाति, धर्म, भाषा को एक सूत्र में पिरोए हुए, जिसे हमारे अमर शहीदों और वीर पुत्रों ने विदेशी चंगुल से आजाद कराकर तुम्हें सौंपा था, इस उम्मीद के साथ कि हमारा देश आने वाले कालखंड में फिर से उसी ऊंचाई पर पहुंचेगा, उतना ही गौरवशाली और समृद्ध होगा जितना कि उसका अतीत रहा है। वैसे तुम बात बात पर भारत माता की जय या वंदे मातरम के नारे तो लगाते हो, परंतु मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि शायद अब तक तुम उसका सही अर्थ समझने में असफल रहे हो। नहीं तो बात बात पर ये मेरा राज्य, ये मेरा शहर के बजाय पूरे देश की चिंता करते हैं, अपने स्वार्थ को देश हित पर हावी नहीं होने देते। तुम्हें खूब पता है कि आज मैं बहुत दुखी हूं, परेशान हूं। कोरोना नामक वायरस ने एक बार फिर से हमारी भूमि पर अपना कहर बरपाया है। हमारे क्षेत्र के कई हिस्सों से चीख पुकार की आवाज आ रही है, जो मेरे पीड़ा का कारण है। लोगों के अपने उनके बाहों में चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। लोग अपने लोगों के एक एक सांस के लिए पागलों की तरह एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भाग रहे हैं, परंतु उनमें से अधिकांश को हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मिल पा रही है, और जिन्हें बेड मिलता है उन्हें ऑक्सीजन का अभाव उनके मौत का कारण बन रहा है। और यहां तक कि मौत के बाद शमशान घाट पर भी लंबी लंबी लाइनें दिख रही है। और इसी बीच इस विपत्ति को मौके की तरह इस्तेमाल करने वाले कुछ नालायक लालची लोग भी सक्रिय होते हैं, जो पहले दवाओं की कालाबाजारी करने में लगे हैं, तो कुछ मृतक के परिजनों से शमशान घाट में भी पैसे ऐंठने से नहीं चूकते हैं। वाकई ये सारी घटनाएं मेरे हृदय में सूल की तरह चुभ रही है, ऐसे समय कि तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दिल्ली मेरा दिल और दिमाग ही नहीं, यह हमारी राजधानी होने के साथ साथ हमारी शान भी रही है। ये देश की सत्ता का केंद्र है। देश भर के चुने हुए प्रतिनिधि यहीं बड़े बड़े बंगलों में निवास करते हैं। देश के बड़े बड़े पत्रकार भी यही अपना अड्डा बनाए रहते हैं। कहते हैं तरक्की की सरसराहट सबसे पहले यही सुनाई पड़ती है। दिल्ली से दूर दूर तक जब कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो जिंदगी बचाने के लिए दिल्ली का ही रुख करता है, और इसी उम्मीद के साथ कि यहां तो उसे सही इलाज मिलेगा ही। लेकिन उम्मीदों वाली वही दिल्ली आज खुद लाचार नजर आ रही है। मेरी दिल्ली कराह रही है, अपने नुमाइंदों से उम्मीद लगाए बैठी है, परंतु ढाक के तीर पात, क्योंकि कोरोना के जहर से तड़पते तमाम मरीजों को दिल्ली में न तो बेड मिल पा रहा है और न समय पर ऑक्सीजन। कई मरीजों के परिजन तो दवाओं के लिए भी जगह जगह भटक रहे हैं। कमोबेश दिल्ली जैसा ही हाल लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, बनारस एवं भोपाल जैसे शहरों का भी है। और जब दिल्ली और चुनिंदा शहरों का यह हाल है, तो सोचो मेरे अन्य क्षेत्रों का क्या हाल होगा, जहां तुम्हारे इन मीडिया वालों का कैमरा भी नहीं पहुंच पाता है। बाकी देश के हालात की बस कल्पना करके ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। और इस बीच मुझे अपने ऊपर शर्म तो तब महसूस होने लगती है जब तुम सब इस मुसीबत की घड़ी में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना कहने वाले
राज राज और पार्टी पार्टी में बटे हुए दिखते हो। क्या तुम अपने पूर्वजों के उस सीख को भूल गए हो कि विपत्ति के समय दुश्मन को भी दोस्त बना लिया जाता है? और ये तो पूरा देश तुम्हारा ही है। या फिर तुम ये भूल गए कि इसी मानसिकता के कारण तुम सब सालों गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। अरे मूर्खों, तुम सब तो एक भारत के संतान हो। चुनाव में तो तुम सब को हर जगह अपनी पार्टी को लड़ानी होती है, हर जगह अपनी सरकार बनाने की कोशिश करनी होती है। पर अभी क्या हुआ? दूसरे राज्य के लोग पराये हो गए, उनका दुख दर्द परायों का दुख दर्द हो गया। थोड़ा अपने पूर्वजों की गरिमा को देख करके भी शर्म करो। उनकी पगड़ी को इतना भी मत गिराओ। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ये बातें पूरे विश्व की मीडिया की खबरों की सुर्खियां बन रही हैं। कम से कम ये तो ख्याल रखो कि वे तुम्हारे इस गौरवशाली परंपरा वाले देश के बारे में क्या कह रहे होंगे, जहां ऋषियों ने राक्षसों को मारने के लिए अपनी हड्डियों तक का भी दान करने में कभी संकोच नहीं किया था। कल की मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यदि हम एक राष्ट्र के रूप में काम करेंगे तो संसाधनों की कमी नहीं होगी। बिल्कुल सही है। वैसे भी तुम्हारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो तुम्हारे अंदर की इच्छा शक्ति की। परंतु यहां एक राष्ट्र के रूप में काम करेंगे का क्या मतलब है? उन्हें तो यह कहना चाहिए कि सबको एक राष्ट्र के रूप में काम करना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। अरे तुम एक ही राष्ट्र हो, यह बात तुम्हें कितनी बार बतानी होगी, कितनी बार याद दिलानी होगी। अरे राजनीति के लिए बहुत समय है, वो तो तुम करने से बाज आओगे ही नहीं। करोगे थोड़ा, प्रचार करोगे बड़ा। कम से कम अभी तो तुम जनता की सेवा में लग जाओ, जैसे कि तुम हाथ जोड़े वोट की याचना करते रहते हो। तुम सब नेता हो, कप्तान हो। नेतृत्व या कप्तानी का मतलब क्या है उसे दिखाने का समय आ गया है। तो दिखाओ ना। मंत्री या मुख्यमंत्री बनकर असहाय दिखने से कुछ नहीं होने वाला। अरे तुम क्यों लंबी लंबी वादा करते रहे हो? इसी असहायपन और लाचार देखकर सहानुभूति पाने के लिए? तब आखिर ऐसे में तो तुम में और एक आम आदमी में फर्क ही क्या रहा? तो तुम जनता के द्वारा चुनकर इस जगह पर क्यों बैठे हो? जनता ने तुम्हें यहां पे क्यों बिठाया है? सिर्फ राज भोगने के लिए? जागो नींद से, नहीं तो ये जनता तुम्हें फिर से अर्श से फर्श पर पटक देगी। अपनी ताकत दिखाओ, वो सब करो जो उनके हित में तुम कर सकते हो। कुछ नालायक लालची लोग घूम रहे हैं जो आवश्यक दवाओं और इंजेक्शन की कालाबाजारी और जमाखोरी में लगे हुए हैं। दिखाओ उन पर अपनी शक्ति और भेजो उन्हें सलाखों के पीछे। राजनीतिक फायदा और नुकसान छोड़ो, लोगों की जान बचाओ। अरे मैं तो कहता हूं कि जो यह करेगा राजनीतिक फायदा भी उसे ही मिलेगा, अवश्य उसे ही मिलेगा। तुम्हें पता है, वैसे तो कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के आने का अंदेशा तो हमें हो ही रहा था, मगर इससे इनवाइट किया तुम ही लोगों ने। तुम सबका क्या कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस। तुम्हारी वैक्सीन डिप्लोमेसी और सितंबर से गिरते हुए कोरोना केसेस के नंबर तुम्हें अति उत्साहित कर दिया था। इस तरह पिछले साल के अंत से ही तुमने कोरोना वायरस को खत्म करने का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। राजनेताओं से लेकर नीति निर्माताओं और मीडिया के एक हिस्से ने सचमुच यह मान लिया था कि भारत अब इस मुश्किल से निकल चुका है। यहां तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने भी कविताओं में इस्तेमाल किए जाने वाले रूपकों का सहारा लेते हुए कहा था कि इस बात के सबूत मिलने लगे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब जाड़े के मौसम की लंबी छाया से निकलकर चमचमाते रोशन दिनों की ओर बढ़ रही है। उधर फरवरी के आखिरी में चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। फिर क्या था? शुरू हुआ तुम्हारी बड़ी बड़ी चुनावी सभाएं, रोड शोज। और रही बात हमारे यहां होने वाले आंदोलन, धार्मिक मेलों और क्रिकेट की, तो वो तो पूरे साल ही चलता रहता है।
जहां लोगों को कोरोना अनुशासन का पालन करना उचित लगता ही नहीं है, वे उसे उचित समझते ही नहीं है। दिल्ली में जहां मास्क न लगाने पर जुर्माना था, तो दिल्ली को छोड़ दें तो पूरे देश में, मेरे पूरे हिस्से में लोगों ने मास्क लगाना छोड़ ही दिया था। सच्चाई तो यह है कि इस परिस्थिति के लिए तुम देश की जनता भी कम दोषी नहीं हो। अरे भाई, जब तुम अपना ख्याल खुद नहीं रखोगे तो सरकार हर आदमी से कैसे नियम पालन करवा पाएगी। सुना है ना कि भगवान भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं की सहायता करता है। परंतु तुम्हें भी तो वही आदत है ना कि जब तक तुम्हें अपने तक गर्माहट महसूस नहीं होती, तब तक तुम आग लगी है ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं होते हो। और जब ऐसा आग बेकाबू हो जाता है, तब सरकार सरकार चिल्लाते हो। पर जब सरकार तुम्हें समझाती है, कहती है, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है और तुम उसका विरोध करने लगते हो। तो सरकार क्या करे? तो याद है ना वो कहावत, जो रोगिया को भावे वही वैदा फरमावे। तो खुद सोचो, इस परिस्थिति में कितना भला होगा तुम्हारा। और सबसे बड़ी बात है, जब सरकार और प्रतिनिधि चुनने की बात आती है, तो तुम भी कई सारे लालच में आकर सरकार बनाते हो। तो फिर आप उन सरकारों और उन प्रतिनिधियों से उम्मीद भी क्या कर सकते हो। रही बात मीडिया की, तो सच्चाई है कि लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ आज पेंडुलम बना हुआ है। जिधर उन्हें फायदा दिखता है वो भी वही करते हैं। आखिर तुम जब खुद इतने लालची हो, तो तुम उनसे तटस्थ रहने की उम्मीद कैसे कर सकते हो। जैसा तुम देखना चाहते हो वैसा ही वो दिखाते हैं। उन्हें भी डर है कि वे जब सच एवं देश हित में खबरें दिखाएंगे, तुम्हें परोसेंगे, तो तुम उनकी टीआरपी गिरा ही दोगे और परिणाम स्वरूप उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, क्योंकि टीआरपी ही तो उनका ईंधन है। उसी की बदौलत तो वे जिंदा है। तो वे भी क्या करें, आजकल जैसी हवा होती है वैसी रिपोर्टिंग करते हैं। यही कारण है कि आज जब देश में हाहाकार है तो उसका न्यूज चारों तरफ दिखा रहे हैं, नहीं तो दिन भर चुनाव या कोई मसालेदार न्यूज दिखा रहे होते। वास्तव में सिर्फ देश हित की पत्रकारिता तो अब मुश्किल से ही दिखाई पड़ती है। नहीं तो क्या वे लोग इस पर रिसर्च करके सरकार को पहले ही आईना नहीं दिखा दिए होते, उन्हें पहले आगाह नहीं कर दिए होते। खैर, अब 100 बात की एक बात है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। परंतु अभी भी समय है, पूरा देश एक सुर में भारत माता की जय के लिए काम करे। चाहे वो आम आदमी हो, सरकार हो, जनप्रतिनिधि हो, मीडिया हो, सब मिलकर अपना 100% इस अदृश्य राक्षस से निपटने में लगा दें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी भी तुम सब ढेर सारी जिंदगियों को बचा लोगे। इतनी ताकत तो हमारे मिट्टी में है, इतनी ताकत तो हमारे डॉक्टरों में है, इतनी ताकत तो हमारे लोगों में है, हमारे जवानों में है, हमारे पुलिसकर्मियों में है, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों में है। इतनी ताकत तो हमारे उद्योगपतियों में भी है कि हम सब किसी भी परिस्थिति को ना सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं बल्कि उसमें विजयी भी हो सकते हैं। तो देखते क्या हो, दिला दो अपने भारत को विजय। और हां, हर विपत्ति एक सीख छोड़ जाती है, तो इससे मिलने वाले सीख को भुला मत देना, उसे अवश्य याद रखना और ऐसा भारत बनाना कि तुम जब भी भारत माता की जय बोलो तो आवाज दिल से निकले और मैं ठगा हुआ महसूस ना करूं। तुम्हारा भारत।